सर्वेभ्यः नमो नमः। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सुगम संस्कृतम में। मैं हूँ आपकी शिक्षिका प्रीति पांडे और आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ क्लास 6 का एनसीईआरटी का रुचिरा पाठ्य पुस्तक का 5वां पाठ वृक्षाः। तो बच्चों, इससे पहले मैं 4 चैप्टर के जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ सबने देखे होंगे और संस्कृत को अच्छी तरह से आसानी से समझा होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नए चैप्टर की ओर। नए जो अगला चैप्टर है 5वां पाठ वृक्षाः, उसकी तरफ। ये एक छोटी सी कविता है। हाँ, और एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियोस को पूरा देखा करिए। अगर आप पूरा नहीं देखेंगे, बीच बीच में छोड़ देंगे, तो बहुत सारी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिनको फिर आप नहीं समझ पाएंगे और फिर आपको इनको समझने में परेशानी होगी। तो ये जो चैप्टर है, ये कविता है छोटी सी वृक्षों का, जिसमें महत्व बताया गया है। और इसके जो कवि हैं वो हैं डॉक्टर हर्षदेव माधव। तो डॉक्टर हर्षदेव माधव के द्वारा लिखी गई एक छोटी सी कविता है वृक्षों के बारे में। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना पाठ, अपनी कविता वृक्षाः। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः शाखादोलासीना विहगाः तैः किमपि कूजन्ति वृक्षाः। वने वने निवसन्तो वृक्षाः पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधुजना इव सर्वे वृक्षाः। वने वने निवसन्तो वृक्षाः स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः। वने वने निवसन्तो वृक्षाः पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। वने वने निवसन्तो वृक्षाः प्रसार्य स्वच्छाया कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। तो अब देखिए इसका अर्थ। कवि इसमें कह रहे हैं कि वने वने निवसन्तो वृक्षाः। वृक्षाः अर्थात पेड़ कहाँ रहते हैं। यहाँ पे देखिए वृक्ष शब्द जो है वो पुल्लिंग का बहुवचन रूप है। ठीक है, बहुवचन रूप है वृक्षाः, यानी बहुत सारे पेड़। वने वने यानी वन वन में, हर जंगल में, जंगल जंगल में कौन रहते हैं। निवसंतो माने रहते हैं। कौन रहते हैं, पेड़ रहते हैं, यानी हर जंगल में बहुत सारे पेड़ रहते हैं, क्योंकि बिना पेड़ों से तो जंगल हो ही नहीं सकता। आगे वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः, और यानी कि हर वन को, वनम वनम यानी हर जंगल को कौन बनाते हैं, पेड़ ही बनाते हैं। रचयन्ति माने बनाते हैं, फॉर्म करते हैं। ठीक है, हर जंगल को पेड़ ही बनाते हैं और हर जंगल में पेड़ ही रहते हैं। निवसंती माने रहते हैं। ठीक है, चलिए अगली लाइन देखिए। शाखा दोला सीना विहगाः। विहगाः माने पक्षी, बर्ड्स, बहुत सारे पक्षी। शाखा दोला सीना, यहाँ पे देखिए शाखा दोला, शाखा माने पेड़ की डाल, ब्रांच। दोला कहते हैं झूला को, स्विंग, झूला। हमने स्त्रीलिंग वाले चैप्टर में पढ़ा है दोला। और यहाँ पे आपको सीना दिख रहा है, लेकिन ये जो है शब्द वहाँ पे संधि है। ठीक है, क्या दोला सीना लिखा है, इसमें हम संधि विच्छेद करेंगे तो बन जाएगा दोला प्लस आसीना। ठीक है, दोला में आ है, आसीना में भी आ है, और आ प्लस आ इक्वल टू मिलके बन जाते हैं बड़ा आ, और ये एग्जाम्पल होता है दीर्घ संधि का। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको अलग करेंगे तो दोला माने झूला और आसीन माने बैठे हुए। ठीक है, शाखा पर बैठे हुए, विहगा माने पक्षी। किस पे बैठे हुए, पेड़ की शाखा पर।
पेड़ की शाखा पर, या पेड़ की जो शाखा है वो कैसी है, उनके लिए झूला है। पेड़ की झूले रूपी शाखाओं पर बैठे हुए जो पक्षी हैं वो क्या कर रहे हैं, तैह माने उनसे, किनसे, पेड़ों से, किमपि माने कुछ, कूजंती माने बातें करना। पेड़ जो सॉरी पक्षी जो चिरपिंग करते हैं, कू कू ची ची बोलते हैं, उसको कूजंती कहते हैं। तो कूजंती यानी बातें कर रहे हैं, कौन, वृक्षा, पेड़, यानी पेड़ की शाखाओं पर बैठे हुए झूलते हुए पक्षियों से पेड़ कुछ बातें कर रहे हैं। आगे देखिए, पिबंती पवनम जलम संततम। पिबंती माने पी रहे हैं या पीते हैं। पवनम माने हवा, हवा का पर्यायवाची है पवन। जल माने पानी। संततम माने लगातार, कंटिन्यूअसली, निरंतर। पेड़ जो है वो क्या करते रहते हैं, निरंतर लगातार पवन माने हवा और जल माने पानी को पीते रहते हैं। कैसे पीते हैं, पवन आपको पता ही है, हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको लेते रहते हैं और अपनी जड़ों से पानी को हमेशा एब्जॉर्ब करते रहते हैं। तो कह रहे हैं कि पिबंती पवनम, कवि कह रहे हैं कि पेड़ जो है वो हमेशा हवा और पानी को पीते रहते हैं। साधु जना इव सर्वे वृक्षा, सभी वृक्ष, सर्वे माने सभी, सभी वृक्ष जो हैं, सभी पेड़ जो हैं वो कैसे हैं, साधु जना इव, इव माने तरह, किसकी तरह है, साधु लोगों की तरह है, सज्जन पुरुषों की तरह है, ठीक है, संतों की तरह है, साधु लोगों की तरह है। सभी पेड़ जो हैं वो हमेशा साधु लोगों की तरह हैं, जो सिर्फ हवा और पानी को ही पीते हैं, बाकी कुछ नहीं खाते पीते। स्पृशन्ति पादैः पातालं च, और क्या करते हैं, स्पृशन्ति माने स्पर्श करते हैं, अर्थात छूते हैं, टच करते हैं। क्या छूते हैं, पादैः माने पैरों से, तृतीय विभक्ति बहुवचन, पैरों से। किसको छूते हैं, पाताल को। पाताल अर्थात जहां पर पानी है, पेड़ों की जड़ें जो हैं। अब पेड़ों के पैर कौन है, पेड़ों की जड़ें, तो हम लिखेंगे जड़ों से। पातालम च, च माने और अपने पैरों से पाताल को छूते रहते हैं, क्योंकि जड़ें जो हैं पेड़ों की वो डीप इन द ग्राउंड, बहुत गहरी चली जाती हैं पानी की तलाश में, यानी पाताल में जो पानी है उसको ढूंढने के लिए गहरी चली जाती हैं। तो उन्हीं के लिए कह रहे हैं कि जो पेड़ हैं वो अपने पैरों से यानी अपनी जड़ों से पाताल को भी छू लेते हैं। और नभः, और नभ को, नभ माने आकाश, आकाश को क्या करते हैं, शिरस्सु वहंती, शिरस्सु माने सिर पर, वहंती माने धारण कर लेते हैं, उठाकर रखे रहते हैं, धारण करना या ढोना, ठीक है। और अपने सिर पर, वृक्षाः नभः शिरस्सु वहंती, पेड़ जो है वो आसमान को अपने सर पर धारण करते हैं और पैरों से पाताल को भी छू लेते हैं। आगे, पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम, पयोदर्पणे अर्थात पानी के दर्पण में, पय माने पानी और दर्पण माने शीशा, मिरर, आईना। पानी के दर्पण में आपने देखा होगा जब कभी जो पेड़ जो नदी या तालाब के किनारे होते हैं तो नदियों में पेड़ों का प्रतिबिंब, पेड़ों की छाया, उनका रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ता है। तो प्रतिबिंब अर्थात रिफ्लेक्शन। पेड़ों का जो प्रतिबिंब है, जो रिफ्लेक्शन है, वो पेड़ जो है अपने प्रतिबिंब को, स्व माने अपने, सेल्फ, पेड़ अपनी छाया को, अपने प्रतिबिंब को पानी के दर्पण में, पानी के शीशे में कैसे देखते हैं, कौतुकेन माने आश्चर्यचकित होकर, आश्चर्यचकित होकर, बड़े ही आश्चर्य से,
आश्चर्य से पेड़ पानी की छाया में, पानी के दर्पण में अपनी छाया को पश्यन्ति माने देखते हैं। और लास्ट देखिए, प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम। प्रसार्य माने फैलाकर। क्या फैलाकर? स्व माने अभी बताया अपनी, छाया यानी शेड, छाया, संस्तरणम माने चादर। पेड़ अपने नीचे, आपने देखा है ना पेड़ के नीचे हमेशा छाया होती है, तो पेड़ अपनी छाया रूपी चादर को फैलाकर क्या करते हैं? कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा, करते हैं। क्या करते हैं? सत्कार करते हैं। सत्कार करना मीन्स स्वागत करना, वेलकम करना, हमेशा स्वागत करते हैं। कौन? पेड़। यानी पेड़ हमेशा अपनी छाया रूपी चादर को फैलाकर सभी का सत्कार करते हैं, सभी का स्वागत करते हैं। तो पेड़ कितने महान होते हैं, पेड़ों की विशेषता हमें इस कविता में डॉक्टर हर्षदेव माधव ने बताई है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। न समझ में आया हो तो फिर से वीडियो को देखिए, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं अपने कन्फ्यूजन्स, अपने डाउट्स में ज़रूर उसका जवाब दूंगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसकी एक्सरसाइज। अच्छा, पहले शब्द अर्थ देखेंगे। पहला है वने वने, अर्थात प्रत्येक वन में। इन ईच फॉरेस्ट। निवसंतः माने रहते हुए या रहने वाले, लिविंग। रचयंती रचते हैं, बनाते हैं। मेक। शाखा अर्थात डालियां, टहनियां, ब्रांचेस। दोला माने झूला, स्विंग्स। आसीना माने बैठे हुए, सिटिंग। विहगा माने पक्षीगण, बर्ड्स। किमपि माने कुछ भी, एनीथिंग या समथिंग। कूजंती माने कूकते हैं, कूकती हैं, चिर्प। संततम माने लगातार, निरंतर, ऑलवेज। साधु जना तपस्वी लोग, सज्जन, सेजेस, सेंट्स। इव माने की तरह, लाइक, पीते हैं, ड्रिंक। पिबंती स्पृशंती स्पर्श करते हैं, टच। नभा आकाश को, द स्काई। शिरस्सु सिर पर, ऑन हेड। वहंती ढोते हैं, कैरी। पयोदर्पणे जल रूपी दर्पण या आईने में, इन मिरर लाइक वाटर। और स्वप्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब को, वंस ओन इमेज। पश्यंती माने देखते हैं, सी, लुक एट। तो ये हो गए हमारे। अच्छा, और भी हैं। कौतुकेन माने आश्चर्य से, विद वंडर। प्रसारे माने फैलाकर, एक्सपेंडिंग। और स्वच्छाया संस्तरणम अपनी छाया रूपी चादर को। सत्कारम माने आदर या रिस्पेक्ट। तो इस प्रकार से हमारी शब्द अर्थ पूरे हुए और इस पार्ट का एक्सप्लेनेशन भी पूरा हुआ। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी इस पार्ट की एक्सरसाइज। बच्चों, पहला प्रश्न है, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। वचनानुसारम, वचनानुसारम यहाँ पर संधि हो रही है। आपको संधियाँ पहचानना बहुत ज़रूरी है संस्कृत पढ़ते समय, इसलिए मैं हर शब्द में जहाँ भी संधि है उसको बताती रहती हूँ। वचन प्लस अनुसारम, ये दो शब्द हैं जिनमें संधि हुई है। वचन में आ है, अनुसार का आ, और आ दोनों मिलकर बड़ा आ बन गए हैं, दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी वचन के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वचन के अनुसार, यहाँ पर जो 3 कॉलम दिए गए हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का, आपको पता ही है संस्कृत में 3 वचन होते हैं। और ऊपर एक एक एग्जाम्पल सबका दिया गया है, और जहाँ पे खाली स्थान है उसको आपको ऊपर वाले को देखकर फॉलो करते जाना है, वैसा ही इसमें लिखना है। जैसे पहला दिया हुआ है वनम, वने, वनानी। ये आप पहले से ही आपको पता है कि जो हमने नपुंसकलिंग वाला चैप्टर 3 पढ़ा था, पाठ 3 शब्द परिचय 3, उसमें हमने नपुंसकलिंग रूप कैसे होते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। वही नपुंसकलिंग रूपों के यहाँ पर जो है वो प्रथमा
और द्वितीया, दो रूप यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, प्रथमा के आप पहले से ही जानते हैं, ये जो वनम, वने, वनानी, ये प्रथमा का है। अच्छा, अब ये प्रथमा क्या है, प्रथमा द्वितीया, तो ये है विभक्ति। ठीक है, संस्कृत में रूप होते हैं प्रथमा से लेकर संबोधन तक, जो जिनको कि हम प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधनम, इनको विभक्तियां कहते हैं। ये विभक्तियां क्या होती हैं, इनको कैसे प्रयोग करते हैं, ये सब मैंने इसके बारे में एक वीडियो बना रखी है, कारक विभक्ति करके, और आप उस लोग को देखिए, आप उसको देखिए, मैं इसमें लिंक उसकी डाल दूंगी, आप उसको देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि विभक्तियां क्या होती हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दो रूप यहाँ पर दिए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें इसको पूरा करना है। तो पहला ऑलरेडी लिखा हुआ है, वनम एक वचन, वने द्विवचन, वनानी बहुवचन। वन माने अर्थात जंगल। ठीक है, एक जंगल, दो जंगल और बहुत सारे जंगल। अब हमें द्विवचन में एक शब्द दिया हुआ है, द्विवचन का जले। ठीक है, तो जले का द्विवचन में दिया हुआ है, तो एक वचन में क्या होगा, वनम के जैसा ही सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम जलम। जलम, जले, और वनानी की तरह बहुवचन हो जाएगा जलानी। जलम, जले, जलानी। जल माने पानी। नेक्स्ट, बिंबम, तो द्वितीया में बिंबे। सारे के सारे शब्द जो है वो नपुंसक लिंग है, तो हमें उसी को फॉलो करते जाना है, बहुत आसान है। बिंबम, बिंबे, बिंबानी। नेक्स्ट है हमारा, ये जो शब्द हैं वो पुल्लिंग के शब्द हैं। ठीक है, ऊपर नपुंसक लिंग के थे, और नीचे वाले जो हैं वो मैं इधर लिख देती हूँ जिससे आपको आसानी रहे। ये नपुंसक लिंग है, तीन जो उदाहरण है वो नपुंसक लिंग के हैं, और नीचे वाले जो तीन हैं वो पुल्लिंग के उदाहरण हैं। नपुंसक लिंग जो रूप थे वो तीनों के तीनों प्रथमा और द्वितीया दोनों में सेम होते हैं। ठीक है, प्रथमा विभक्ति में भी वनम, वने, वनानी, वनम, वने, वनानी सेम होते हैं, इसलिए प्रथमा और द्वितीया में दोनों ही सेम थे। और अब जो पुल्लिंग रूप होते हैं वो प्रथमा में अलग और द्वितीया में अलग होते हैं। तो प्रथमा के आपको पुल्लिंग रूप ऑलरेडी पता है, हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, जो हमारा था शब्द परिचय एक, चषकः, शौचिकः। ठीक है, चषकः, चषकौ, चषकाः, शौचिकः, शौचिकौ, शौचिकाः, बालकः, बालकौ, बालकाः, बलिवर्दः, बलिवर्दौ, बलिवर्दाः। इस तरह से प्रथमा में थे। और यहाँ पे जो रूप दिए हुए हैं ये सारे के सारे कौन सी हैं विभक्ति के, द्वितीय विभक्ति के रूप हैं। ठीक है, इसलिए ये थोड़े से अलग हैं, अब आपको इनको याद करना है। ऊपर वाले जो शब्द थे वो आपको सेम लग रहे थे, क्यों, क्योंकि नपुंसक लिंग के प्रथमा और द्वितीया सेम ही होते हैं, इसलिए उसमें कोई डिफरेंस नहीं था, सब एक जैसे थे। और पुल्लिंग के जो द्वितीया में है वो अलग होते हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा अंतर है। ये यहाँ पे शब्द जो दिया है पहला वो है वृक्ष। वृक्ष का अगर हम एक वचन प्रथमा विभक्ति में रूप बनाए तो क्या बनेगा, वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः। और ये द्वितीय का है, तो द्वितीय में बनता है वृक्षम, वृक्षौ, द्विवचन में सेम रहता है, वृक्षौ और वृक्षान। अब हमें नीचे पवन का देना है, क्योंकि पवनान लिखा हुआ है बहुवचन में, और हमें इसका एक वचन और द्विवचन लिखना है, तो इसका बन जाएगा पवनम, पवनौ और पवनान।
पवन माने हवा, वृक्ष माने पेड़। नेक्स्ट है हमारा जनऊ। जन अर्थात व्यक्ति, लोग या व्यक्ति ही कहेंगे, व्यक्ति, पर्सन। तो द्वितीया में दिया हुआ है, सॉरी द्विवचन का दिया हुआ है जनऊ, हमें एक वचन का लिखना है तो क्या बनेगा जनम, और जनऊ बहुवचन में बनेगा जनान। ठीक है, एक वचन में सबका, इन तीनों ही पुल्लिंग शब्दों का अगर हम प्रथमा विभक्ति के रूप बनाए तो बनेगा वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः, और द्वितीय का बनेगा वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान। अब पवन का देख लेते हैं। पवन का बनेगा एक प्रथमा विभक्ति में पवनः, पवनौ, पवनाः, और द्वितीय में पवनम, पवनौ, पवनान। नेक्स्ट जन का बनेगा प्रथमा में जनः, जनौ, जनाः, और द्वितीय में जनम, जनौ, जनान। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिं योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्। अर्थात कोष्ठक में दिए गए शब्दों में उपयुक्त विभक्ति जोड़कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें जो जितने भी शब्द ब्रैकेट में दिए गए हैं, हमने अभी द्वितीय विभक्ति के रूप पढ़े। ठीक है, और उन्हीं द्वितीय विभक्ति के रूपों को हमें यहाँ पर इस फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है। यानी जो भी शब्द ब्रैकेट में दिए गए हैं उसमें हमें द्वितीय विभक्ति का रूप लगा के यहाँ पे फिल करना है। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, अहम रोटिकाम खादामी। रोटिकाम, रोटिकाम मतलब रोटी, एक वचन में होता है इसका जो मूल शब्द है वो है रोटिका, और जो हम इसका द्वितीय विभक्ति में रूप बनाएंगे तो बन जाएगा रोटिकाम। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो है त्वम डैश पिबसी, और शब्द दिया है जल। तो जल का हमें द्वितीय विभक्ति में बनाना है एक वचन में, तो क्या बनेगा जो भी हमने ऊपर पढ़ा वही, जलम। सिंपल। नेक्स्ट है, अच्छा इसका अर्थ देख लीजिए, त्वम माने तुम, जलम मतलब जल या पानी, पिबसी माने पीते हो, तुम पानी पीते हो। आगे देखिए, छात्रः डैश पश्यति। छात्रः माने छात्र, छात्र, विद्यार्थी, स्टूडेंट, पश्यति माने देखता है, और शब्द दिया है दूरदर्शन। तो दूरदर्शन का हमें द्वितीय विभक्ति में रूप बनाना है, क्या बन जाएगा दूरदर्शनम। अर्थात दूरदर्शन कहते हैं टीवी को, टेलीविजन। छात्र टीवी देखता है, या छात्र टेलीविजन देखता है, या छात्र दूरदर्शन देखता है। अगला है हमारा, वृक्षाः डैश पिबन्ति। वृक्षाः माने पेड़, डैश पिबन्ति माने पीते हैं, और शब्द दिया है पवन। ठीक है, तो पवन का हमें द्वितीय विभक्ति का रूप बनाना है, तो वो बन जाएगा पवनम। वृक्षाः पवनम पिबन्ति, ये हमने कविता में भी पढ़ा था, यानी वृक्ष हवा को पीते हैं। नेक्स्ट है, ताह डैश लिखन्ति। ताह मतलब स्त्रीलिंग का बहुवचन, यानी वे सब डैश लिखन्ति लिखती हैं, और शब्द दिया है कथा। कथा मतलब कहानी, स्टोरी। वे सब कहानी लिखती हैं, तो हमें कथा शब्द का द्वितीय विभक्ति का रूप बनाना है एक वचन का, तो बन जाएगा कथाम। सबके पीछे म ही ऐड करना है, सिंपल है। नेक्स्ट है, आवाम डैश गच्छावह। आवाम माने हम दोनों, डैश गच्छावह माने जाते हैं, शब्द दिया है ब्रैकेट में जंतुशाला। तो जंतुशाला मतलब कहते हैं जू को, जंतुशाला माने जू। हम दोनों, इसका भी हमें द्वितीय विभक्ति का रूप बनाना है, तो क्या बन जाएगा जंतुशालाम। हम दोनों जंतुशाला या जू में, चिड़ियाघर में जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अभी तक हमने सिर्फ कर्ता और क्रिया समझी थी, अब आपको यहाँ पर कर्म भी बताया जा रहा है। ये जो हमने द्वितीय विभक्ति के रूप पढ़े हैं सारे के सारे, ये सब के सब क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये सारे के सारे हैं कर्म या
ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट जब भी हम यूज़ करते हैं संस्कृत भाषा में तो उसमें हम हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कर्म में या ऑब्जेक्ट में हमेशा द्वितीय आती है। ठीक है, हमने अब यहाँ पे व्याकरण की एक और नई चीज़ सीखी कि कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुत। नीचे लिखे हुए वाक्यों में कर्तृपद चुनो। कर्तृपद अर्थात कर्ता, सब्जेक्ट। यानी इस सेंटेंसेस में जो नीचे सेंटेंस दिए गए हैं उसमें हमें सब्जेक्ट चूज करना है, सब्जेक्ट को ढूंढना है। आपको पता ही है कि सब्जेक्ट के बिना कभी भी सेंटेंस बनता नहीं, तो सब्जेक्ट तो हर सेंटेंस में होता ही है, उसी को हमें फाइंड आउट करना है। पहला है हमारा वृक्षाः नभः शिरस्सु वहन्ति। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, क्रिया को ढूंढना पड़ेगा कि क्रिया क्या है। ठीक है, अगर हम इस रूल पे जाएंगे कि सब्जेक्ट हमेशा सबसे पहले लिखा जाता है, कर्ता हमेशा सबसे पहले आता है, तो ऐसा संस्कृत में नहीं होता। संस्कृत में कर्ता कहीं भी आ सकता है। ठीक है, बीच में, स्टार्टिंग में, लास्ट में, कहीं भी। इसलिए हमें सबसे पहले क्रिया को ढूंढना यहाँ पे जरूरी है। अगर हमने क्रिया ढूंढ ली तो हमें कर्ता अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि जो क्रिया करने वाला है वही कर्ता होता है। ठीक है, तो क्रिया देखिए, क्रिया आपने पहले भी मैंने आपको बताया था, क्रिया में हमेशा ती, तह, ती इस तरह से प्रथम पुरुष में रूप होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो वृक्षाः नभः शिरस्सु वहन्ति, ये देखिए वहन्ति जिसमें इंति लगा हुआ है, यही क्रिया है। ठीक है, और इसका अर्थ क्या है, वहन्ति कहते हैं ढोने को, मतलब ले जाना, कैरी करना। ठीक है, तो यानी इसका मीनिंग क्या बना, वृक्षाः माने पेड़, नभः माने आसमान को, शिरस्सु माने सिर पर, नभ वहन्ति माने ढोते हैं, वहन करते हैं या कैरी करते हैं। पेड़ आसमान को सिर पर उठाते हैं, कैरी करते हैं। तो कौन कैरी करता है, हमें यहाँ पे कर्ता ढूंढना है ना। तो क्रिया के आगे हम कौन शब्द लगा के प्रश्न बनाएंगे तो हमें आंसर जो मिलेगा वही करता है। ठीक है, वहन्ति माने ढोना, ढोते हैं, कैरी करते हैं। तो कौन कैरी करते हैं, पेड़, वृक्ष। तो इसलिए यहाँ पर जो करता है वो क्या है, वृक्ष है। इसके आगे हम लिख देंगे वृक्षाः। नेक्स्ट है विहगाः वृक्षेषु कूजन्ति। इसमें क्रिया ढूंढेंगे पहले, तो क्रिया जो है वो कूजन्ति। ठीक है, कूजन्ति क्रिया है, और कूजन्ति माने कूकना, यानी चिड़िया जो बोलती है ना, उनके बोलने को कूजन्ति कहते हैं, चिरपिंग। तो विहगा माने पक्षी, वृक्षेषु माने पेड़ पर, कूजन्ति माने बोल रहे हैं या चीची चूचू कर रहे हैं। तो क्रिया हमारी क्या हो गई, कूजन्ति। और कौन कूक रहे हैं, कौन चिरपिंग कर रहे हैं, आंसर मिलेगा विहगाः। तो इसमें कर्ता कौन सा है, विहगाः। नेक्स्ट देखिए अगला, पयोदर्पणे वृक्षाः स्वप्रतिबिंबं पश्यन्ति। ये तो हमारी कविता की ही लाइन है। पयोदर्पणे यानी पानी के दर्पण में, पानी के शीशे में, पानी के मिरर में, वृक्षाः माने पेड़, स्वप्रतिबिंबम अपनी परछाई, अपना अपना रिफ्लेक्शन, पश्यन्ति माने देखते हैं। यहाँ पे पश्यन्ति जो है वो क्रिया है और हमें कर्ता ढूंढना है। तो कौन देख रहे हैं या कौन देखते हैं, वृक्ष देखते हैं, वृक्षाः। तो वृक्षाः जो है इसमें भी करता है। अगला है कृषकः अन्नानि उत्पादयति। कृषक कहते हैं किसान, अन्नानि माने अन्न, अनाज, उत्पादयति माने उत्पादन करते हैं, पैदा करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, उत्पादयति देखिए पीछे ती आया है, यही हमारा करता है। ठीक है, पैदा करना, ग्रो करना, सॉरी ये हमारी क्रिया है। उत्पादयति जो है वो क्रिया है। और अब हम इसमें कौन शब्द लगाएंगे, यानी कौन उगाता है, अनाज कौन उगाता है, आंसर मिल रहा है हमें किसान, कृषकः। तो यहाँ पर जो करता है वो क्या है, कृषकः। अब हमारा लास्ट सेंटेंस है,
सरोवरे मत्स्याः सन्ति। सरोवरे माने तालाब में, मत्स्याः माने मछलियाँ, सन्ति माने हैं। यहाँ पे देखिए न्ति, यही हमारी क्रिया है, ठीक है, हैं। तो कौन है? मछलियाँ हैं, और मछलियों को कहते हैं मत्स्याः। तो यहाँ पर हमारा जो कर्ता है वो क्या है? मत्स्याः। चलिए, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। आप वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आपको हर चीज़ अच्छी तरह से समझ में आए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। एक पद में यानी कि वन वर्ड में। आंसर इन वन वर्ड, इसका मीनिंग है आंसर इन वन वर्ड। एक शब्द या एक पद में ही उत्तर देना है। पहला प्रश्न है वृक्षाः कैः पातालम स्पृशन्ति। पेड़ किससे पाताल को स्पृशन्ति माने छूते हैं। अब जो हमने कविता पढ़ी है इस चैप्टर में, उससे कुछ प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको कविता की वो पंक्ति, वो लाइन याद करनी पड़ेगी जिसमें इसका आंसर दिया है। वृक्षाः कैः पातालम स्पृशन्ति। पेड़ किससे आसमान को, पाताल को छूते हैं। तो हमने जो पढ़ी थी ना, स्पृशन्ति पादैः पातालम च। पादैः, कैः लिखा है ना, कई जो प्रश्नवाचक शब्द है, यानी पेड़ किसके द्वारा पाताल को छूते हैं। तो आंसर है हमारा पादैः, मतलब पैरों से, पैरों के द्वारा। पाद माने पैर। नेक्स्ट है वृक्षाः किम रचयन्ति। पेड़ क्या बनाते हैं। वृक्षाः किम रचयन्ति, पेड़ क्या बनाते हैं। तो ये तो हमने कविता की जो पहली दूसरी लाइन है उसी में पढ़ा था। वने वने निवसन्तो वृक्षा वनम वनम रचयन्ति वृक्षा। तो पेड़ क्या बनाते हैं, किम रचयन्ति। तो किम की जगह हम आंसर लिख देंगे वनम। वनम को हम दो तरह से लिख सकते हैं, ऊपर बिंदु लगाकर भी और माँ लिख कर भी, दोनों सही है। नेक्स्ट है विहगाः कुत्र आसीनाः। विहगाः माने पक्षी, कुत्र माने कहाँ, आसीना माने बैठे हैं, ठीक है। आपको ये जो क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वाले शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द, इनका मतलब समझना अभी से आवश्यक है, तभी आपको प्रश्न समझ में आएगा। पक्षी, कुत्र माने कहाँ, आसीना बैठे। पक्षी कहाँ बैठे हैं। तो हमने ये कविता की लाइन आप याद कीजिए, किस लाइन में था। शाखा दोला सीना विहगाः, ठीक है। शाखा दोला कहाँ बैठे हैं, पेड़ की शाखा रूपी झूले पर। शाखा दोला, शाखा दोलायाम, क्योंकि एक शब्द में ही आंसर देना है। तो शाखा दोलायाम यानी शाखा के झूले पर। नेक्स्ट है कौतुकेन वृक्षाः किम पश्यन्ति। कौतुकेन यानी आश्चर्य से, वृक्षाः माने पेड़, किम माने क्या, पश्यन्ति माने देखते हैं। पेड़ आश्चर्य से क्या देखते हैं। तो क्या देखते हैं, इसकी भी हमने जो कविता में लाइन थी, पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। तो क्या देखते हैं वो, स्वप्रतिबिंबम, अपनी परछाई, स्व प्रतिबिंबम। ये हो गया इसका आंसर। और इस तरह से हमारे सारे क्वेश्चन आंसर पूरे हुए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 5। समुचितैः पदैः रिक्त स्थानानि पूरयत। समुचित पदों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, मतलब सही शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति की। ये भी हमने जो पहला प्रश्न किया था उसी की तरह से है। इसमें सारे के सारे शब्द जो हैं वो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, जो मैंने आपको पहले प्रश्न में बताया था, उसी के अकॉर्डिंग हमें पूरा करना है। अलग अलग शब्द दिए हैं और सारी विभक्तियों के रूप दिए हैं, ठीक है। पुल्लिंग शब्द है। तो पहला है हमारा गजः, गजऊ, गजाः, और दूसरा है अश्वः,
तो उसी की तरह हमें इसको कंप्लीट करते जाना है। अश्वौ और बहुवचन होगा अश्वाह। अश्वः, अश्वौ, अश्वाह। नेक्स्ट है द्वितीय में देखिए, सूर्यम, सूर्यौ, सूर्यान। तो हमें यहाँ पे चंद्रान ऑलरेडी लिखा है तो चंद्र का बनाना है, तो ये बन जाएगा चंद्रम, चंद्रौ, चंद्रान। अब देखिए तृतीया में रूप कैसे बनते हैं। विडालेन, विडालाभ्याम, विडालैः। विडाल मतलब बिल्ली, बिल्ली मीन्स मेल बिल्ली। और हमें जो कंप्लीट करना है वो दिया है मंडूक शब्द का। मंडूक मतलब मेढक, तो इसका बनेगा विडाल की तरह ही मंडूकेन, मंडूकाभ्याम, मंडूकैः। नेक्स्ट देखिए चतुर्थी में सर्पाय, और जो द्विवचन है वहाँ पे खाली है स्थान, क्योंकि तृतीया, चतुर्थी और पंचमी तीनों के जो द्विवचन होते हैं वो सेम टू सेम होते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पर हमने मंडूकाभ्याम लिखा था वैसे ही हमें सर्प का भी लिखना है, बन जाएगा सर्पाभ्याम। सर्पाय, सर्पाभ्याम, सर्पेभ्यः। नेक्स्ट दिया हुआ है वानराभ्याम, यानी हमें वानर शब्द का लिखना है, वानर अर्थात बंदर। तो ये क्या बनेगा, चतुर्थी में वानराय, सर्पाय की तरह ही फॉलो करेंगे, वानराय, वानराभ्याम, और यहाँ पे आएगा वानरेभ्यः। नेक्स्ट है पंचमी में मोदकात्, और क्योंकि ये भी सेम होता है तो ऊपर वाले को फॉलो करेंगे, मोदकाभ्याम, मोदकेभ्यः। नेक्स्ट शब्द दिया है वृक्षेभ्यः, तो इसका भी बना लेंगे, वृक्षात्, वृक्षाभ्याम, और वृक्षेभ्यः। षष्ठी में देखिए, षष्ठी में रूप होते हैं जनस्य, जनयोः, जनानाम, और नीचे हमें शुक शब्द का लिखना है, तो ऊपर की तरह से फॉलो करेंगे, शुकस्य, यानी पीछे जो प्रत्यय लगे हैं वही हमें ऐड करते जाने हैं, शुकस्य, शुकयोः, शुकानाम। नेक्स्ट है शिक्षके डैश शिक्षकेषु, तो इसके जो षष्ठी और सप्तमी में द्वितीय द्विवचन में भी सेम होते हैं, इसलिए यहाँ पे द्विवचन का नहीं दिया है षष्ठी में, तो इसमें भी हम लिख देंगे ऊपर वाले को फॉलो करके, शिक्षके, शिक्षकयोः, शिक्षकेषु। मयूर का मयूरे, मयूरयोः, मयूरेषु। और लास्ट है संबोधन का, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः, तो नर्तक का बन जाएगा, हे नर्तक, हे नर्तकौ, हे नर्तकाः। और हमेशा संबोधन में हमें संबोधनवाचक चिन्ह लगाना आवश्यक है। अगला देखिए, ये हमारा लास्ट प्रश्न है शायद। लास्ट प्रश्न में भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत,
मतलब भिन्न प्रकृति के पद चुनो। भिन्न प्रकृति अर्थात जो अलग है। यहाँ पे 4 शब्द दिए, चारों में से 3 सेम है, एक अलग है, उसी को हमें ढूंढना है। ठीक है, मतलब हम इसको अगर इंग्लिश में कहेंगे तो हमारा प्रश्न बन जाएगा ऑड वन आउट। ठीक है, ऑड वन आउट, यानी जो ऑड है उसको आउट करना है। देख लेते हैं, हमारे शब्द हैं गंगा, लता, यमुना और नर्मदा। तो गंगा नदी का नाम है, यमुना नदी का नाम है, नर्मदा नदी का नाम है, लेकिन लता जो है वो नदी का नाम नहीं है, इसलिए यही हमारा अलग है। लता शब्द जो है वो अलग है। नेक्स्ट देखिए, उद्यानम, कुसुमम, फलम और चित्रम। तो पहला शब्द है उद्यानम माने गार्डन, कुसुमम माने फूल, फलम माने फल और चित्रम माने चित्र, यानी गार्डन, फ्लावर, फ्रूट एंड पिक्चर या इमेज। तो कौन सा अलग है इसमें? देखिए, उद्यान मतलब गार्डन, गार्डन में फूल होते हैं और गार्डन में फल भी होते हैं, लेकिन जो चित्र है वो हमारा अलग है, चित्र गार्डन में नहीं होते। चलिए नेक्स्ट है लेखनी, तूलिका, चटका और पाठशाला। लेखनी अर्थात कलम, तूलिका मतलब ब्रश जिससे हम पेंट करते हैं, चटका माने चिड़िया और पाठशाला मतलब स्कूल, विद्यालय। तो इसमें लेखनी पेन, तूलिका ब्रश, पाठशाला स्कूल, ये तीनों आपस में कनेक्टेड है, यानी स्कूल में हम ब्रश लेकर पेन लेकर जाते हैं, और चटका चिड़िया जो है वो अलग है, चिड़िया लेकर नहीं जाते, इसलिए चिड़िया जो है वो अलग शब्द है, इसको हमने अलग कर दिया। और लास्ट है हमारा आम्रम, कदलीफलम, मोदकम, नारंगम। यहाँ पे 3 फलों के नाम है और एक अलग है। आम्रम मतलब आम, कदलीफलम मतलब केला, नारंगम मतलब नारंगी अर्थात ऑरेंज, और मोदकम माने लड्डू। तो मोदक शब्द जो है वो अलग है, इसको हमने अलग कर दिया। तो ये हमारा हो गया लास्ट प्रश्न। चलिए इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आया होगा। कहीं भी समझ ना आया हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। सारे वीडियोस को देखते रहिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।